हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज़ सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सैम्पल पेपर 1 की। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड होगा। केमिस्ट्री का एक पेपर है, ये क्लास 12 3 आवर्स का टोटल हमारा पेपर है और टोटल मार्क्स हैं 70 मार्क्स। टोटल 35 क्वेश्चंस हैं जिसमें 18 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। बी सेक्शन में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं। सी सेक्शन में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। डी सेक्शन में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विथ 5 मार्क्स ईच। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड यूज ऑफ लॉग टेबल एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद 1 करेक्ट आंसर। जो हर एक क्वेश्चन है उसका 1 मार्क्स होगा एंड देर इज नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। हमें दिया हुआ है CH3CH2OH जो इथेनॉल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, CH3CHO विच इज़ इथेनॉल। ठीक है, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, तो याद रखना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। पहला हमें दिया हुआ है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, ये रिडक्शन नहीं होगा। ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिडक्शन है, ये भी नहीं होगा। ट्रीटमेंट विद KMnO4, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा 3, ट्रीटमेंट विद पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो अगर आप क्या करते हो, PCC के साथ रिएक्ट करते हो तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हमें, मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पार्ट टू ए रिएक्शन मैकेनिज्म, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो याद रखना जब भी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है और एक अल्टरनेट पाथ फॉलो करता है जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट। तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, कम कर देता है और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कम एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन दिया कैटलिस्ट रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी बट एक्चुअल में वो डिक्रीज करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। ठीक है, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले दिया नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है उस पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड करता है। अगर हमारे पास सपोज बेंजीन है या वाटर है तो उनका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय। तो याद रखना सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हमारा मैग्नीज। अगर मैग्नीज की बात करें तो ये शो कर सकता है +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। आउट ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट बेसिक अमाइंस आर, हमें बताना है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा अमाइन है। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसे मानते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा एक्वस सोल्यूशन में। सबसे पहले दिया हुआ है अमोनिया विच इज़ NH3, एनिलीन होता है। बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डाई इथाइल अमाइन विच इज़ C2H5 ट्वाइस NH, और लास्ट में दिया हुआ है हमें ट्राई इथाइल अमाइन विच इज़ C2H5 थ्राइस N। सबसे पहले अगर हम देखेंगे सबसे कम बेसिक होता है एनिलीन इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो सकती है, रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, तो ये सबसे कम बेसिक है। उसके बाद आता है हमारा अमोनिया। डाईइथाइलमाइन ट्राईइथाइलमाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करें तो हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्वेशन इफेक्ट की, सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से याद रखना प्राइमरी ज़्यादा बेसिक होता है देन सेकेंडरी देन टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है देन सेकेंडरी देन टर्शरी। उसके बाद हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से टर्शरी ज़्यादा बेसिक होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। और उसके बाद हमारा आता है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर की बात करें तो ज़्यादा बेसिक होता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओवरऑल आप जब सारे फैक्टर देखोगे तो याद रखना जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्वेशन इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट दोनों प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, तो इसके पास देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाले कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CHO के साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है। सेकेंड वाले कंपाउंड में भी C डबल बॉन्ड O, उसके साथ वाले कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट थर्ड वाले कंपाउंड में जो CHO है, इसके साथ वाले कार्बन पे देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पे। सो एज ए रिजल्ट जो कंपाउंड नंबर थर्ड है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज द रेट लॉ फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ वन एस्टर सच एज CH3COO C2H5 इन एक्वस सोल्यूशन। सपोज हमें दिया हुआ है CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ये रिएक्शन होती है हमारी एस्टर की हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमारा बन जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, जो वाटर होता है एक्चुअल में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, बट वाटरी कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। सो हमारा जो रेट है दैट बिकम इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट विच इज CH3COO C2H5। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे ए है, जो 1 है, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। ठीक है, सपोज हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है RNH2, और अगर आप HNO2 के साथ इसे रिएक्ट करते हो तो आपका बन जाता है एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये अमाइंस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ H2O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2H2O प्लस O2। हमें रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसेंट के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O2। हमें पूछा है ऑर्डर बताना है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड है ना, जीरो ऑर्डर है। तो हमने इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू देखनी है। इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Zn इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमें दिया E ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn माइनस ऑफ 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई Zn2 प्लस। हमें पूछा है द ग्राफ ऑफ E ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn वर्सेज लॉग ऑफ Zn2 प्लस इज रिप्रेजेंटेड। हमें 4 ग्राफ दिए हैं, हमें बताना कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो लॉग है ये ऊपर दिया हुआ, यहाँ पे है 1 बाई Zn2 प्लस। तो अगर आपने लॉग को रिवर्स कर दिया तो साइन भी क्या होता है, रिवर्स, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा और टोटल प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E ऑफ Zn2 प्लस टू Zn। हमने लॉग को इन्वर्स कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 0.0592 लॉग ऑफ Zn2 प्लस। ठीक है, ये आ गया, प्लस हम लिख देंगे E नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn। ठीक है, अब हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से देखेंगे, होता है हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। तो अगर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो y एक्सिस पे क्या आ जाएगा हमारा E ऑफ Zn2 प्लस बाई Zn। ठीक है, x एक्सिस पे आएगा लॉग ऑफ Zn2 प्लस। ठीक है, अब याद रखना जो स्लोप होगी, अगर आप देखो पॉजिटिव स्लोप है तो ये अपवर्ड स्लोप होगी, तो स्लोप आ जाएगा हमारा अपवर्ड विच इज़ 0.059 डिवाइडेड बाई 2। और याद रखना जो ई नॉट होगा ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, जीरो से ज़्यादा होगा, क्योंकि ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, सो दिस इज एन इंटरसेप्ट विच इज़ ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। हमें दिया हुआ है COEN ट्वाइस Cl2 प्लस आयन शो, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। सबसे पहले हमारा ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर हम बनाएं CO। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा हमारा ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। हम क्या कर सकते हैं, Cl को अपोजिट साइड में लिख सकते हैं, En को हम ऐसे बना सकते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है,
तो Cl अगर अपोजिट साइड में है तो ये बन जाएगी हमारी ट्रांस फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली हम सिस फॉर्म भी बना सकते हैं। ऑक्टाइडल में हमारी 6 साइड्स होती हैं तो हम Cl लिख देंगे साथ में, ठीक है, और En हम ऐसे बना देंगे इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो ये क्या बन जाती है हमारी सिस फॉर्म। अगर आप ट्रांसफॉर्म की मिरर इमेज देखते हो तो वो क्या होती है, सेम होती है। तो ट्रांसफॉर्म फॉर्म नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्योंकि इसकी मिरर इमेज सेम होती है। वेरस अगर आप सिस फॉर्म की मिरर इमेज बनाओ, ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे CO, ठीक है। इसकी मिरर इमेज कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी, EN। तो जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है, और ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो इस पे क्या होता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, उसी की ये रिएक्शन शो करता है। अगर हम बात करें फिनॉल की, अगर हम तीनों स्ट्रक्चर बनाए, हमने बनाया फिनॉल, हमने बनाया एनिलीन, हमने बनाया नाइट्रोबेंजीन, और हमने बनाया एनीसोल। एनीसोल होता है बेंजीन के साथ OCH3, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने, जैसे OH होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। एज ए ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन शो करेगा। सिमिलरली NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OCH3 एनोसोल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ हर जगह क्या बन जाएगा, पैरा पोजीशन पे एक हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। बट NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो एज ए रिजल्ट पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से ये क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट के N2+ को रिपेल करेगा। तो नाइट्रोबेंजीन विल नॉट शो दिस रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। हमें दिया हुआ है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को हमने रेट किया करना है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बन गया। इसे हमने सोडियम एंड ईथर के साथ रिएक्ट किया है। तो याद रखना ये हमारी फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, तो हमारे 2 एल्काइल क्लोराइड आपस में जुड़ जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल और फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज, सपोज आपके पास एल्कोहल है CH3 RCH2OH। जब पहले स्टेप में क्या होता है, इसमें क्या होता है, H+ जुड़ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, H+ जुड़ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RCH2OH पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, हमारा एल्कोहल की प्रोटोनेशन होती है पहले स्टेप में। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। एजर्शन दिया हुआ है वेनेडियम हैज़ द एबिलिटी टू एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एजर्शन हमारा करेक्ट है। वेनेडियम की बात करेंगे तो इसका +2 +3 +4 +5 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। रीज़न दिया हुआ है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स वेनेडियम आर वेरी स्मॉल एंड मेकिंग ए स्विच बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ रिलेटिवली ईजी। तो रीज़न भी करेक्ट है। तो याद रखना वेनेडियम के जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो एक स्टेट से दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ईजिली कन्वर्ट कर देता है। तो एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। एजर्शन दिया हुआ है DNA हैज़ ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर। रीज़न दिया है द 2 स्ट्रैंड्स इन ए DNA मॉलिक्यूल्स आर एग्जैक्ट सिमिलर। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। और DNA की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। बट जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब क्या है कि अगर एक तरफ हमारा बेस A है तो दूसरी तरफ क्या होगा, T होगा, AT। और अगर एक तरफ G है तो दूसरी तरफ क्या होगा, C होगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। AT जुड़ते हैं हमारे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, G से जुड़ते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो हमारा एजर्शन करेक्ट है, रीज़न फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। एजर्शन दिया हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ NH3 ऑन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सपोज आपके पास क्या टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसको रिएक्ट कर रहे हो NH3 के साथ। ठीक है, सबसे पहले NH3 ना एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, वो चाहेगा कि वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाए। बट अगर देखें इस सेंटर कार्बन में काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो वो क्या करेगा, साइड वाले कार्बन से अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे Br रिमूव हो जाएगा। हमारा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, तो हमारा एल्कीन बन जाएगा, साथ में बनेगा हमारा NH4+। तो यहाँ पे जो NH3 है, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल वो बेस की तरह काम करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, एलिमिनेशन करेगा और हमारा एल्कीन बन जाएगा। एजर्शन हमारा गलत है। रीज़न क्या दिया हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बीइंग ए टर्शियरी एल्काइल हैलाइड प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन ऑन ट्रीटमेंट विद ए बेस। तो रीज़न हमारा करेक्ट है। एजर्शन हमारा रॉन्ग है, रीज़न हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। एजर्शन दिया है आयोपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल इथेन। तो ये गलत दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर आप नेमिंग करो तो नेमिंग ऐसे होगी 1 2 3 आप नंबरिंग करोगे। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे आप लिखोगे 2-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इसका नाम होना चाहिए 2-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो इसका ऑप्शन जो एजर्शन है गलत है। रीज़न की बात करेंगे, इन आयोपैक नॉमेनक्लेचर ईथर इज रिगार्डेड एज ए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय OR और OAR ग्रुप। ठीक है, R होता है एल्काइल, AR होता है अराइल ग्रुप। तो ये हमारा रीज़न करेक्ट है, तो एजर्शन हमारा रॉन्ग है, रीज़न हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विद कैरिंग 2 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। सपोज हमारे पास है SO2Cl2, हमने इसको डिकम्पोज किया हाफ में। ठीक है, तो मतलब आपने इसको हाफ कर दिया, तो जो हाफ लाइफ है वो दिया हुआ है हमें 60 मिनट्स। ठीक है, साथ में क्या दिया, इफ़ द डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें पता है टी हाफ किसके इक्वल होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। और आप लिख सकते हो रेट कांस्टेंट पता करना है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा 0.693। टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है 60 मिनट्स, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.15 10⁻⁻² पर मिनट। ठीक है, तो इसको आप मिनट के यूनिट्स में भी रख सकते हो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। सबसे पहले दिया हुआ है CH3Br एंड CH3I। ठीक है, कौन सा फास्टर रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा CH3I। ऐसा इसलिए होगा, याद रखना जो आयोडीन है इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो अगर क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया तो ये ईजिली बॉन्ड ब्रेक कर देगा और ये बन जाता है I नेगेटिव इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये ईजिली बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट विल शो फास्टर रिएक्शन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है CH3CL टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ है और साथ में दिया CH3Cl। याद रखना SN2 मैकेनिज्म से है, तो इसमें हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो क्या होता है, जो टर्शियरी होता है उसमें CH3 3 साइड से होता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ईजिली अटैक नहीं कर पाता है। वेयर एज जो प्राइमरी है, ठीक है, CH3Cl में न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर सकता है। तो पहले वाले में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस सेकंड वाले में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। और याद रखना SN2 के हिसाब से पहले प्राइमरी ज़्यादा फास्टर रिएक्शन शो करता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो इसमें हमारा फास्टर रिएक्शन शो करेगा CH3Cl। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। आइडेंटिफाई कंपाउंड A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट द रिलेटेड बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
सबसे पहले हमें दिया हुआ CH3CONH2 अमाइड दिया हुआ इथेन अमाइड P2O5 के साथ रिएक्ट करके इसे हीट करेंगे। याद रखना ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव हो जाएगा H2O तो हमारा बन जाएगा CH3CN, साइनाइड बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका रिडक्शन किया, H प्लस ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ SN प्लस HCl, रिडक्शन पे हमारा बन जाएगा CH3CH2NH2 तो हमारा बन गया यहाँ पे इथेन अमाइड। ठीक है, इथेन अमाइन बन गया हमारा। और क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है RNH2CHCl3KOH, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ हमने रिएक्ट किया है, हमें क्या दिया, प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है RNC। ठीक है, इसमें हमारा बन जाता है आइसोसाइनाइड KCl प्लस H2O। तो इसमें फाउल स्मेल ऑफ RNC, आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल आती है और इसे हम कार्बल अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बल अमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है RCONH2 अमाइड दिया हुआ है, हमें रिएक्ट किया है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ 4NaOH। ठीक है, तो हमें अमाइड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हमारा बनता है RNH2। ठीक है, साथ में Na2CO3 प्लस NaBr, ट्वाइस ऑफ NaBr प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। तो इसमें अमाइन बनता है, बट अमाइड से एक कार्बन क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं हॉफमैन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है, इसका मास बताना है। करंट दिया हुआ है हमें 2 एम्पेयर, तो आई दिया हुआ है हमें 2 एम्पेयर, सोल्यूशन दिया AgNO3 का, टाइम दिया हमें 15 मिनट्स। ठीक है, साथ में हमें मोलर मास दिया 1 फैराडे दिया। तो याद रखना अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट इज इक्वल टू ZIT। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और याद रखना ये इक्वल होता है मोलर मास IT डिवाइडेड बाय N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय द मेटल इनटू फैराडे। तो M है मोलर मास विच इज़ 108। करंट दिया हुआ है 2 एम्पेयर, टाइम हम लिखेंगे सेकेंड्स में, तो 15 × 60। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, अगर आप AgNO3 को ब्रेक करोगे तो हमारा बन जाएगा Ag प्लस NO3 नेगेटिव, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, N का वैल्यू 1 हो जाएगा और F का वैल्यू हो जाएगा 96500। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.01 ग्राम। तो 2.01 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड है हमारा डिफाइन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, एक ऐसा सेल जो क्या कर सकता है, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो आप फ्यूल कुछ भी ले सकते हो, आप मीथेन ले सकते हो, आप हाइड्रोजन ले सकते हो, तो ये फ्यूल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जैसे H2O2 फ्यूल सेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अमीनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट्स रेदर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप होते हैं, हमारे पास क्या होता है NH2CHrCOOH। तो ये अगर आपने एक्वस मीडियम में रखा है तो NH2 क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, बना सकता है NH3 प्लस। ठीक है, CH और COH क्या कर सकता है, हाइड्रोजन लूज कर सकता है। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट इसके पास एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, तो ये खुद में क्या कर सकता है, हाइड्रोजन लूज कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सो इट कैन फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज स्वीटर आयन। तो ये स्वीटर आयन बनाता है एंड इट एक्ट लाइक ए सॉल्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो DNA के 2 स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं, क्योंकि याद रखना इनके बेसिस के बीच में क्या होता है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, हमारे बेसिस होते हैं। ठीक है,
जैसे एडेनिन और थायमिन के बीच में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक तरफ ए है दूसरी तरफ टी होगा, एक तरफ जी है दूसरी तरफ सी, एक तरफ सी है दूसरी तरफ जी होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो उसी की वजह से हमारा जो डीएनए है इट फॉर्म डबल स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज़ जनरली यूज्ड इन इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स में हमारा जो सेल यूज़ होता है वो है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ होता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड ऑफ द सेल ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। जब सेल यूज़ होता है तो क्या रिएक्शंस होती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एनोड की। ठीक है, एनोड में क्या होता है, हमारे पास होता है पीबी लेड सॉलिड। वो क्या करता है, रिएक्ट करता है SO4 टू नेगेटिव एक्वस, H2SO4 से SO4 टू नेगेटिव आता है सल्फेट आयन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एनोड पे। कैथोड पे क्या बनता है हमारा PbO2 जो होता है, PbO2। ठीक है, याद रखना है कैथोड पे प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, SO4 टू नेगेटिव एक्वस के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ 4H प्लस एन इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है कैथोड पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है जब सेल डिस्चार्ज कर रहा है, और जब आप सेल को चार्ज कर रहे हो तो रिवर्स रिएक्शन होती है। तो एनोड पे बन जाता है Pb एंड कैथोड पे बनता है PbO2। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, राइट द आयोपैक नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले दिया हुआ है हमें CONH3 6 3+। इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। NH3 न्यूट्रल होता है तो X इज इक्वल टू +3, कोबाल्ट का हो जाएगा +3। तो इसका नाम हो जाएगा, 6 अमाइंस हैं तो हम लिखेंगे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है कोबाल्ट का 3D7 4s2, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट 3+ दिया, हो जाएगा हमारा 3D6। डी ऑर्बिटल बनाएंगे हम 1 2 3 4। ठीक है, हमने बनाया यहाँ पे डी ऑर्बिटल, ये हो जाएगा S। ठीक है, ये हो जाएगा 3D 4s एंड 4p। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब याद रखना इसमें क्या होता है, जो NH3 है वो ऐड करता है एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, रिपल्शन करता है, और रिपल्शन करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, 3 बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ये 3D है, 4s है। ठीक है, और ये क्या हमारा 4p। अब उसके बाद क्या होगा, जो NH3 है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वहाँ पे करेगा टोटल 6, तो 2 D यूज़ करेगा ये। ठीक है, 1 S और 3 ये P यूज़ करेगा। ठीक है, वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D2sp3, जो हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली हम बात करेंगे किसकी, NiCl4 2 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, हो जाएगा Ni का X ले लेंगे, Cl होता है -1 × 4 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू +2। इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा हमारा टेट्रा। Cl हमारा नेगेटिव होता है लिगेंड, तो इसका लिखेंगे क्लोराइडो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो इसमें लिखेंगे निकलेट, मेटल का नाम हो जाएगा निकलेट 2। ठीक है, आयन लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें निकल का क्या है, अगर हम नॉर्मली बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ निकल, ये होता है 3D8 4s2। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, +2 है तो हो जाएगा 3D8। 3D8 को लिखेंगे हम 1 2 3 4 1 2 3, ये हो जाएगा 3D 4s 4p।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो Cl नेगेटिव है ये एक क्या है, वीक लिगेंड है। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो फिल क्या होंगे, हमारे 4s से फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास 4 लिगेंड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे जाएंगे फ्रॉम द लिगेंड, वो डोनेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है। तो वीक लिगेंड याद रखना इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन नहीं करता है, तो उसके आगे से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और ये हमारा बन जाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन है विद इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरी 3 मार्क्स ईच। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, जो Cr2+ है इट इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वेयर एज Mn3+ इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है D4। तो सबसे पहले Cr2+ इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ काम करता है और खुद ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है। जब Cr2+ ऑक्सीडेशन शो करता है ये बनाता है Cr3+ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है D3। और अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है T2G3 और T2G3 होती है हाफ फिल्ड और ये क्या होती है, स्टेबल। सो दैट्स वाई जो Cr2+ है वो क्या शो करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली Mn3+ क्या होता है हमारा, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ये बनाता है Mn2+। जब ये Mn2+ बनाता है तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है D5। D5 अगर ऑर्बिटल को देखो ये भी क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई Mn3+ Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 2 इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। जो कोबाल्ट 2 है वो काफ़ी स्टेबल होता है एक्वस सोल्यूशन में, बट कॉम्प्लेक्स रिएजेंट वो ऑक्सीडाइज हो जाता है 3+ में। ठीक है, तो याद रखना जो कॉम्प्लेक्स रिएजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉज करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएजेंट, और ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से जो कोबाल्ट है, अगर आपको कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है, उसे बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो CFSC से मिल जाती है। नेक्स्ट, द D1 कन्फिग्रेशन इज़ वेरी अनस्टेबल इन आयंस। जो D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है। कोई भी एलिमेंट की D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर ये क्या करेगा, 1 मोर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ कर देगा वो स्पीशीज़। ठीक है, सो 1 स्पीशीज़ लूज 1 मोर इलेक्ट्रॉन तो क्या बना देगा, स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन बना देगा। सो दैट्स वाई कोई भी एलिमेंट D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज आपके पास क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है और आपने उसमें ऐड किया, सो यू हैव एडिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है आपने किसमें, सॉल्वेंट में। और जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो ये जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, गिव ओनली द फॉर्मूला। हमें बोलता है कि जो डेल्टा TF होता है दैट इज इक्वल टू W2 बाय M2। W2 क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, KF into 1000 डिवाइडेड बाय W1 विच इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो M2 हमें पूछा है, तो M2 आप निकाल सकते हो ऐसे, W2 into KF into 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF into W1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना M2 क्या, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, W2 इज द मास ऑफ द सोल्यूट, W1 इज मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। नेक्स्ट, थर्ड दिया हुआ है,
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl, हमें क्या दिया हुआ है, 1 मोलर KCl दिया हुआ है, इट इज़ डबल देन द 1 मोलर शुगर। अब याद रखना जो KCl है ना वो क्या है, डिसोसिएट हो सकता है K प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो 1 मोलर सोल्यूशन में क्या मिलेगा आपको, 2 मोलर आइंस मिल जाएंगी, तो आइंस, नंबर ऑफ आइंस डबल हो जाएंगी और I का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो हमारे पार्टिकल्स थे इसमें क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, ट्वाइस हो चुके हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी डबल हो जाती है। वेरएस इन शुगर I का वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं करता है। सो दैट्स वाई KCl विल हैव डबल द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देन द 1 मोलर शुगर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CONH34H2OCl ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। CO याद रखना ये कोबाल्ट है हमारा, X NH3 न्यूट्रल होता है, 0 हो जाएगा, वाटर न्यूट्रल होता है, क्लोरीन हो जाएगा -1। अगर आपने ये Cl2 रिमूव किया इसको हो जाएगा +2 चार्ज, तो ओवरऑल हो जाएगा X = +3, ठीक है। अब हम इसका नाम लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, पहले लिखेंगे हम टेट्रा अमाइन, ठीक है, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो हम लिखेंगे कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन एन एम्बिडेंटेड लिगेंड एंड बाइडेंटेड लिगेंड इज व्हाट, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ठीक है। सो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या कर सकता है, इट हैज़ 2 डोनर एटम्स, इसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, बट ओनली वन, सिर्फ ओनली वन कैन फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, ओनली वन कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल एटम। सो सिर्फ एक ही सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। वेयर एज अगर हम बात करें किसकी, बाइडेंटेड लिगेंड की, ठीक है, बाइडेंटेड क्या कर सकता है, तो इट कैन बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जो एम्बिडेंटेड है उसमें 2 डोनर एटम होते हैं, बट सिर्फ एक टाइम पे एक ही डोनर एटम सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। बट बाइडेंटेड में क्या होता है, 2 डोनर एटम होते हैं और जो सेंट्रल एटम है वो दोनों डोनर एटम के साथ क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। थर्ड दिया हुआ है, आउट ऑफ FeNH3 3+ FeC2O4 थ्राइस 3+, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। तो याद रखना जो FeC2O4 3+ है, ठीक है, ये जो है ये बनाता है हमारा चिलेट कॉम्प्लेक्स। चिलेट मतलब कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सपोज हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये जो OX है, OX मतलब ऑक्सलेट आयन है, ये क्या बनाता है, इसके सामने रिंग लाइक, तो सेंटर मेटल के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। सो ये चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वेयर एज जो NH3 है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है, वो चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, डू एज डायरेक्टेड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। हमें दिया हुआ है CH3NH2, CH3 थ्राइस N एंड CH3 ट्वाइस NH, तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिथाइल अमाइन दिया हुआ है। तो सबसे जो कम बेसिक होता है वो हमारा होता है टर्शरी CH3 थ्राइस N, उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी CH3NH2, और सबसे ज़्यादा बेसिक होता है हमारा सेकेंडरी विच इज़ CH3 ट्वाइस NH, ठीक है। तो पहले आ जाता है हमारा टर्शरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी। याद रखना इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो ये इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सॉल्वेशन और हाइड्रेशन इफ़ेक्ट की, ठीक है। अगर हम हाइड्रेशन इफ़ेक्ट की बात करें, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होता है हमारा
प्राइमरी देन सेकेंडरी टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट हमारा होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की वजह से टर्शरी ज़्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी में ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, वो ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस की। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे ज़्यादा बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, इन सब फैक्टर्स को अगर आप देखोगे तो याद रखना जो सेकेंडरी होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है। और प्राइमरी टर्शरी में याद रखना जब हमारे पास क्या है मिथाइल होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू प्लस आई इफेक्ट। तो प्राइमरी ज़्यादा बेसिक होता है टर्शरी से। सेकंड दिया हुआ है हमें, क्या दिया, एनालिन दिया हुआ है। ठीक है, एनालिन दिया हुआ है, हमने उसको रिएक्ट किसके साथ किया, NaNO2HCl के साथ। तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, NaNO2HCl के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। और जब आप क्या करोगे, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करोगे और वाटर के साथ इसे बॉम्ब करोगे तो आपका क्या बन जाता है, इसमें इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। तो आपका जो A है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और B आपका फिनोल बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास फिनोल होता है। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन में फिनोल को सबसे पहले आप रिएक्ट करते हो क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे आ जाता है ONA। ठीक है, एन ऑर्थो पोजीशन में जुड़ जाता है CHCl2। अगेन आप NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बन जाता है क्या, ONA। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है हमारा CHO। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम H+ एसिड ऐड कर देते हैं तो Na की जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है, CHO। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, सैलिसल डिहाइड। ठीक है, सैलिसल डिहाइड एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये था हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। इसका और वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ABC पूछा इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले दिया है CH3 CH2Cl KCN के साथ रिएक्ट करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हमारा बनेगा CH3 CH2Cn। नेक्स्ट हमने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, रिडक्शन हो जाएगा, हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2NH2, हमारा अमाइन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने रिएक्ट किया CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो याद रखना यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, यहाँ NH से हाइड्रोजन Cl रिमूव हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा ग्रुप। ठीक है, इसे एसाइलेशन कहते हैं और हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा। तो ये कंपाउंड था हमारा A B एंड C। नेक्स्ट हमें दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। ठीक है, N2+ Cn नेगेटिव, हमने इसे रिएक्ट किया HbF4 के साथ। ठीक है, जब आप HbF4 के साथ रिएक्ट करते हो तो हमारा बनता है N2+ Bf4 नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमने इसको रिएक्ट किया किसके साथ, NaNO2। ठीक है, NaNO2 के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे जुड़ जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। और उसके बाद जब आप रिडक्शन करते हो SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमारा बन जाता है एनेलीन। ठीक है, तो हमारा एनेलीन बन जाएगा। तो ये था कंपाउंड हमारा A B एंड C। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। सबसे पहले दिया बेंजोइक एसिड टू बेंजल डिहाइड, बेंजोइक एसिड दिया हमें। ठीक है, विच इज़ बेंजीन के साथ COH, हमें इसे कन्वर्ट करना है बेंजल डिहाइड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, SOCl2 के साथ इसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड COCl। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड बन गया। बेंजोइल क्लोराइड को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ PdBSO4। ठीक है, हम इसमें रोजनबर्ग रिडक्शन करेंगे और हमारा बन जाएगा यहाँ पे बेंजल डिहाइड। तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, हमने इथाइल बेंजीन लिया। ठीक है, विच इज़ C2H5। याद रखना जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हमारा बन जाएगा बेंजीन के साथ COO नेगेटिव जुड़ जाएगा। चाहे कितने भी नंबर ऑफ कार्बन है सब ब्रेक होके CO नेगेटिव, और जब हम H+ ऐड करेंगे
तो ये बना देगा हमारा COOH, तो हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। प्रोपेनॉन होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, आपने प्रोपेनॉन लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, रिडक्शन से क्या बन जाएगा, हमारा कीटोन बना देता है सेकेंडरी एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डिहाइड्रेशन करेगा, वाटर रिमूव कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमारा बन जाएगा प्रोपीन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी कंटेन 2 क्वेश्चंस, तो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, हमारे 2 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। केस बेस्ड क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ पैराग्राफ, द रेट लॉ फॉर ए केमिकल रिएक्शन रिलेट द रिएक्शन रेट विद द कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है, देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। रेट लॉ दिया हुआ है R इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X B रेज टू पावर Y। A एंड B जो है कंसनट्रेशन A B की रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल्स पर लीटर मोलैरिटी में। X एंड Y जो है ये हमें एक्सपेरिमेंट से टर्म मिला है। द वैल्यू ऑफ K जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कंडीशन से चेंज होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, तो जब आप x और y को ऐड करोगे तो हमारा मिलता है ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर में रेट डिपेंडेंट ऑन ओनली वन रिएक्टेंट। रिएक्शन इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर व्हेन द ओवरऑल ऑर्डर इज 2। Once we have determined the order of the reaction, we can go back and plug in the set of initial values and solve for K. In the context of this given passage, answer the following questions. सबसे पहला क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। हमें रेट एक्सप्रेशन दिया, रेट इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर हाफ B रेज टू पावर 3/2। तो ऑर्डर हम क्या करेंगे, दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, हाफ प्लस 3/2, ओवरऑल हो जाएगा ये 4/2 और टोटल ऑर्डर हो जाएगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो याद रखना, जैसे आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे एनर्जी आती है, ज़्यादा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनका कोलिजन इंक्रीज होता है और वो ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट ऑफ 10⁻³ पर सेकेंड। तो K का वैल्यू कितना है, 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल 5 ग्राम्स ऑफ दिस रिएक्टेंट। सपोज इनिशियल कंसनट्रेशन थी हमारी कितनी, 5 ग्राम्स। ठीक है, इट विल टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम्स, तो फाइनल कंसनट्रेशन हो गई हमारी कितनी, 3 ग्राम्स। कितने टाइम में ये होगा, हमें टाइम फाइंड करना है। और लॉग ऑफ 3 एंड लॉग ऑफ 5 दिया, हमें पता है जो K है दैट इज इक्वल टू 2.303 T इंटू लॉग ऑफ R0 इनिशियल कंसनट्रेशन बाय फाइनल। R ऐसे भी लिख सकते हो, T इज इक्वल टू 2.303, K का वैल्यू दिया 10⁻³ लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब याद रखना इसे हम लिख देंगे 2.303 10⁻³ और लॉग जब डिवाइड हो रहा होता है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 5 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3। इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लॉग ऑफ 5 का कितना वैल्यू है हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 0.6990 माइनस लॉग ऑफ 3 0.4771। ठीक है, तो आप ये जब वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 511 सेकेंड्स। ठीक है, तो 511 सेकेंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखना एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन शो कर सकते हैं SN1 SN2। वेदर एल्काइल हैलाइड फॉलो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू अकर द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल। तो CX की जो पोलैरिटी होती है, कार्बन पे पॉजिटिव, हैलोजन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जो SN1 रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेरिक फैक्टर पे। इफ़ द स्टार्टिंग मटेरियल इज कायरल कंपाउंड, अगर कायरल कंपाउंड लिया हुआ है
तो आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल सकता है किसमें SN2 में, एंड रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है आपका SN1 मैकेनिज्म में. क्लीवेज ऑफ ईथर विद HI इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द स्टेरिक हिंड्रेस एंड कार्बोकेटाइन, which indicate that in organic chemistry two major factor help in deciding the kind of product formed. A part है हमारा when anisole is treated with HI the product obtained is. anisole क्या होता है? बेंजीन के साथ हमने क्या बनाया हुआ है, जोड़ा हुआ है OCH3. तो याद रखना HI के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो याद रखना इसमें क्या होता है, दो बॉन्ड होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड. अब जो बेंजीन के साथ होता है ऑक्सीजन, उसमें क्या हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है, और इसमें आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड. पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता, तो आई इस कार्बन पे अटैक करता है जिसके साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो हमारा बन जाता है CH3I, और यहाँ पे हमारा इसके साथ बन जाता है हमारा फिनॉल. ठीक है, तो जो H है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तो हमारा बन जाता है मिथाइल आयोडाइड. मिथाइल आयोडाइड के साथ हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल. नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज्ड इज रोटेटेड. तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पोलैरीमीटर. तो पोलैरीमीटर ही हमें बता पाता है कि लाइट कितना क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. नेक्स्ट हम बात करें सी पार्ट की. प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH. हमने बनाया CH3 CH2 CH2 CH Br CH3. 2 ब्रोमोपेंटेन लिया और आपने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट किया. तो याद रखना इसमें क्या होता है, हमारा एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ से Br रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा, और हमारा बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो याद रखना यहाँ तो ये बन सकता है, या हमारा बन सकता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, बट जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारा मेजर बनेगा. वो ज़्यादा मेजर क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके साथ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप. तो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, बट सेकंड वाले में सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो अकॉर्डिंग टू द सेड्स-एफ रूल हमारा जो पहला कंपाउंड है विच इज़ पेंट-2-ईन वो हमारा बनेगा. नेक्स्ट डी पार्ट है. नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2-chloro-2-methyl propane कैन बी प्रिपेयर्ड. हमें क्या बनाना है, CH3 CH3 2-chloro-2-methyl propane. तो हम क्या ले सकते हैं, एल्कोहल हम ले सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल. ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल लेंगे और साथ में हम रिएक्ट कर सकते हैं लूकास रिएजेंट मीन्स ZnCl2. ठीक है, प्लस HCl. तो ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl हमारा क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा विच इज़ 2-chloro-2-methyl propane. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन ई की. इसमें ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स ईच. रीड द ग्रुप टेक्स्ट और इमेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. नेक्स्ट हम बात करेंगे 33rd क्वेश्चन. अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. हमें 8 दिया हुआ है. ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. वो इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि इनका सबसे पहले क्या होता है, स्मॉल साइज होता है. ठीक है, स्मॉल साइज होता है, हाई आयन चार्ज होता है. सो दे हैव हाई आयन चार्ज एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल. ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, ईजिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं लिगेंड से, एंड दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स. बी पार्ट है. द लोएस्ट ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज बेसिक वेरियस हाईएस्ट ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक और एसिडिक. लोएस्ट ऑक्साइड मीन्स कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लो है, हाईएस्ट ऑक्साइड मीन्स कि ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का ज़्यादा है. ठीक है, तो याद रखना जब हमारे पास क्या होते हैं, लो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं उसमें कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. मतलब वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते. सो एज ए रिजल्ट ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डोनेट. ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. एज ए रिजल्ट ये एक्ट करता है एज ए बेस. बट जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है,
उनमें क्या प्रॉब्लम होता है, हायर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या पार्ट करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सो दे आर नॉट फ्री, ठीक है, तो वो फ्री नहीं रहते, सो दे आर नॉट अवेलेबल, और वो अवेलेबल नहीं होते हैं। और इनका क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हाई होता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, दे विल बिहेव लाइक एसिड। सी पार्ट है, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3+ to Mn2+ couple is quite high positive as compared to Cr3+ to 2+। तो मतलब क्या है, जो Mn3+ है वो ईजिली क्या कर सकता है, Mn2+ में कन्वर्ट हो सकता है, बट जो Cr3+ है वो Cr2+ में ईजिली कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्योंकि ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3+ to Mn2+ ज़्यादा है। जब Mn2+ में बनता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3d5, और 3d5 क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है। वेयर जो Cr3+ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d3, और अगर हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से देखें तो इसका होता है T2g3 जो होता है हाफ फिल्ड, ठीक है, ये भी हाफ फिल्ड होता है, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई जो मैग्नीज है वो 3+ से 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और क्रोमियम ईजिली कन्वर्ट नहीं होता टू 2+। नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट ए सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अगर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सिमिलैरिटी की बात करें, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक है, और एक्टिनॉइड्स होते हैं, उन दोनों में क्या होता है, उनका दोनों का +3 होता है ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर सबका +3 कॉमन होता है, और काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एंड रिएक्टिव, ठीक है। और अगर डिफरेंस की बात करेंगे, जो एक्टिनॉइड्स हैं दोनों का डिफरेंस की, दे हैव हायर हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, तो वो ज़्यादा टेंडेंसी है उनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की एक्टिनॉइड्स की, क्योंकि उनकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। 33 का और पार्ट है, हमें फर्स्ट दिया, इसमें ए दिया, हाउ इज़ वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम बात करें डिफरेंस की, एक तरफ हम बनाएंगे ट्रांजिशन मेटल और दूसरी तरफ क्या, पी ब्लॉक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये पूछा है। सबसे पहले अगर हम ट्रांजिशन मेटल की बात करें, जो ट्रांजिशन मेटल है इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, और जो वैलेंसी है ना वो क्या करती है, वेरी बाय 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब है जैसे Fe है, Fe2+ की फॉर्म में हो सकता है, Fe3+ की फॉर्म में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, +1 का होता है, सो 1 यूनिट का डिफरेंस होता है, तो ट्रांजिशन मेटल में आपको 1 यूनिट का डिफरेंस दिखेगा। बट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको डिफरेंस मिलेगा, सो देयर इज ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 यूनिट का, डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स मतलब कि अगर किसी एलिमेंट की +3 है और सेकंड उसकी क्या होगी, +5, ठीक है, उसकी +4 नहीं होगी, ठीक है, तो पी ब्लॉक में आपको ये डिफरेंस दिखता है। नेक्स्ट, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसके जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, हायर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, हायर ऑक्साइड स्टेबल होते हैं। वेयर एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं, जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, देन द हायर ऑक्साइड, क्योंकि हायर ऑक्साइड में आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो हायर ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें, आउट ऑफ कॉपर प्लस कॉपर 2+ विच आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड बॉय। तो याद रखना जो कॉपर +1 है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नॉर्मली अगर आप कॉपर +1 को देखोगे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d10, बट जो कॉपर +1 है ना वो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। वो इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ठीक है, जो नेगेटिव हाइड्रेशन
इंथैल्पी है वो याद रखना कॉपर 2+ की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मतलब कॉपर 2+ का स्मॉल साइज हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब कि कॉपर से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाता है क्योंकि ये हाइड्रेशन इंथैल्पी से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। सी पार्ट है, ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O72 नेगेटिव आयन चेंजेस टू येलो कलर व्हेन ट्रीटेड विद अल्कली। सपोज आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है, और ये डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है। अगर आपने अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको रिएक्ट किया तो वो क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन में। क्रोमेट होता है हमारा ट्वाइस ऑफ CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है, और इसमें जो क्रोमेट आयन होता है इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो हो जाता है, ठीक है, प्लस H2O इज रिलीज्ड। नेक्स्ट है वाई केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड, ठीक है। तो याद रखना जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो शो करते हैं वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3 +4 +5 +6, ठीक है, सारी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है जो इनका ऑर्बिटल होता है 5f 6d 7s, तो इसमें क्या होता है ऑलमोस्ट इनकी इक्वल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर सकते हैं और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और साथ में ये सारे क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो एक्टिनॉइड्स हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, सो दैट्स वाई इनकी जो केमिस्ट्री है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल Zn सॉलिड कन्वर्ट इनटू Zn2+, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ टू Ag। ई नॉट दिया हुआ है हमें Zn2+ का एंड Ag का, log ऑफ 10 1 होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, Zn2+, वेयर एज जो सिल्वर है रिडक्शन कर रहा है Ag+ टू Ag, ठीक है, ये Ag क्या है, सॉलिड है, Zn सॉलिड है, और Ag प्लस एक्वस Zn प्लस एक्वस, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, देखना कि जो जिंक है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बट Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हमें बैलेंस करना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें Ag को। ये हमने इक्वेशन लिख लिया। अब हमें पता है E ऑफ द सेल किसके इक्वल होता है, E0 ऑफ द सेल -0.059 एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, याद रखना सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं, तो हो जाएगा Zn2+ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जिंक को हम इग्नोर करेंगे, वेयर एज Ag+ का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेज टू पार, ठीक है। E0 का वैल्यू क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड है हमारा क्या, Ag, एनोड हो जाएगा Zn, ठीक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो कैथोड होता है, तो हमारा हो जाएगा 0.80 माइनस ऑफ -0.76, ठीक है, ये एक तरफ लिख लिया, -0.059। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 हुए हैं। जिंक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Zn की कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमें 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻² उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1.56 माइनस ऑफ 0.0295 लॉग ऑफ, ये 10⁻⁻1, ये ऊपर 4 चला जाएगा, ये लॉग ऑफ 3 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1.56 इंटू 0.0295 इंटू 3 और 1.56 माइनस ऑफ 0.09, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.47 वोल्ट्स। तो इस सेल की वोल्टेज हो जाएगी 1.47। पार्ट है X and Y are two electrolytes. On dilution, molar conductivity of X increases by 2.5 times and Y increases by 25. So which of the two is weak electrolyte and why? तो याद रखना, जब हमारे पास क्या होता है, हम अगर ग्राफ बनाएं, ठीक है, हमारे पास क्या मोलर कंडक्टिविटी अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, वो ऑलरेडी डिसोसिएटेड होता है, तो जब आप उसमें वाटर ऐड करते हो तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। जब आप वाटर ऐड करते हो तो सडनली उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है,
और वो क्योंकि आयन जैसे दूर दूर जाते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम बात करें कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वाई ही हमारा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही जो मोलर कंडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन से क्या हो जाएगा, जो आयंस हैं, ठीक है, जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग फार, वो एक दूसरे से दूर जाएंगी और सडनली जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। वेयर एज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक्स है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेपरेट रहती है आयंस, उसकी मोलर कंडक्टिविटी हाई है। अगर आप डाइल्यूशन कर लोगे तो थोड़ी सी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 का, गिव रीजन वाई HCHO इज मोर रिएक्टिव देन द CH3CHO टुवर्ड्स द HCN रिएक्शन ऑफ HCN। तो याद रखना है, रिएक्शन ऑफ HCN क्या होती है, हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम बात करें HCHO को, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू CH3COH। ठीक है, तो इसके दो रीज़न है। सबसे पहले क्या रीज़न होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, क्या होता है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, जो CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो ये हमारा एस्टल्डिहाइड है, तो CH3 ग्रुप क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, तो अटैक डिफिकल्ट होगा। बट यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली कार्बन पे अटैक करेगा। सबसे पहले ये हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पे कोई CH3 है, यहाँ पे CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसको वो कम करता है। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड को, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, pKa वैल्यू ऑफ NO2CH2COH इज लोअर देन दैट ऑफ CH3COH। ठीक है, तो हमारे पास है NO2CH2COH। ठीक है, इसका pKa क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू CH3 एसिटिक एसिड। ऐसा इसलिए है, pK कम होने का मतलब क्या है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तभी होती है क्योंकि जो NO2 ग्रुप है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये जो OH है इसका क्या करता है, पोलैरिटी इंक्रीज होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सो दैट्स वाई pKa ऑफ NO2CH2COH इज लोअर देन दैट ऑफ CH3COOH। सी पार्ट दिया हुआ है हमें, द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो सी वाले पार्ट की बात करेंगे तो याद रखना इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ, देयर इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है एंड रेजोनेंस stabilization of conjugate base। मतलब क्या कि सपोज आपके पास था CH2C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसका क्या, अगर आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो आपका क्या बन जाता है, CH नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें रेजोनेंस हो सकती है, तो CH क्या कर सकता है, इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो रेजोनेंस करने से जो ये जो H+ रिमूव करने से जो बेस बना है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेबल होने की वजह से इसकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर H+ रिमूव किया तो स्टेबल आपको कॉन्जुगेट बेस मिलता है। हमारा सेकंड पार्ट है, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले इथेनॉल दिया हुआ है विच इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनॉल दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये दोनों दिया। पेंटेन 2 ऑन दिया हुआ है विच इज CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। पेंटेन 3 ऑन दिया हुआ है विच इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। हमें पूछा है कि इन दोनों में से आपको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ठीक है, और ये टेस्ट वही देते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, CH3CO ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रेजेंट।
तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में इथेनॉल ये टेस्ट दे देगा और हमारा क्या बनाएगा, CH3 आयोडोफॉर्म बना देगा अगर आप रिएक्शन करोगे। सिमिलरली पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन में जो पेंटेन 2 ऑन है ये भी क्या है, इसमें भी CH3CO ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट NaOH के साथ हमारा आयोडोफॉर्म विच इज CH3 इट विल फॉर्म। 5th का और वाला पार्ट है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। हमें दिया CH3 CH2 COH Cl2 रेड फॉस्फोरस, क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस के साथ अगर आप एसिड को रेड करो तो क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हमारा क्या होता है, हेलोजन जुड़ जाता है। हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन है ये, तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा पोजीशन पे Cl विल गेट अटैच। नेक्स्ट हमें क्या लिया हुआ है, बेंजोइल क्लोराइड लिया हुआ है COCl, हमने ऐड किया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, ये रोजरमैन रिडक्शन है और इसमें हमारा क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड, तो CHO बेंजल डिहाइड विल बी फॉर्म। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमने लिया हुआ है HCHO फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है और रिएक्ट किया कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। तो याद रखना ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, और ये वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें एक मॉलिक्यूल रिडक्शन शो करेगा, हमारा बना देगा CH3OH मिथेनॉल बना देगा, ठीक है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो बना देगा HCOOK पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये था हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन जो हमारे एल्डिहाइड शो करते हैं वेयर देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड पार्ट है हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। हमें दिया हुआ है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो प्रोपीन में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल CHOH CH3, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बन गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव कर देगा, हमारा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमारा प्रोपीन बन जाएगा। नेक्स्ट बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के साथ हमें है CHCl, हमें बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड। फिनाइल इथेनोइक एसिड क्या होता है हमारा CH2COOH। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको KCN के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो Cl की जगह क्या आ जाएगा, CN जुड़ जाएगा, ठीक है, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जो CN है वो COH बना देगा और हमारा बन जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड।